ये इस चैनल की पहली वीडियो है। आप इस वीडियो को पहली बार इस चैनल पे देख रहे हैं, तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। आज हम शुरुआत करेंगे बीएससी क्लासेस। बीएससी का कहीं भी सिलेबस कंप्लीट नहीं है फिजिक्स का। मैं इसे कोशिश करूँगा कि पूरा करवा सकूँ। यूनिट फर्स्ट पार्ट 1 बीएससी क्लासेस हमारे चैनल का नाम है। आज हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट यू मीन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है। आपको नोट्स इस वीडियो के साथ अटैच मिल जाएंगे, तो आपको ज़्यादा कोशिश नहीं करनी है कि आप नोट डाउन करें, आप उन्हें ही पढ़ें, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम वीडियो है। जल्दी से जल्दी जितने कम समय में हमको अच्छे से अच्छा पढ़ा सकते हैं उतनी हम कोशिश करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होती है? ब्रांच है फिजिक्स की जो स्टडी करती है किस चीज़ की? चार्ज की स्टडी करती है। कहाँ पर? एट रेस्ट। जब चार्ज रेस्ट पे होगा, जब चार्ज के अंदर किसी प्रकार का कोई मोशन नहीं है, तो उस समय जो ब्रांच चार्ज की स्टडी करती है उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। इसी प्रकार से आप सेमेस्टर 2 में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स इलेक्ट्रोडायनेमिक्स एक ऐसी ब्रांच है जो चार्ज की ही स्टडी करती है, लेकिन इन द मोशन। अब हम थोड़ा बहुत आपको विवरण देते हैं चार्ज के बारे में, कि चार्ज होता क्या चीज़ है, आप चार्ज को कैसे समझेंगे। तो चार्ज कोई भी वो चीज़ होती है, चार्ज किसी भी बॉडी की, एनी बॉडी की एक इंटरनल प्रॉपर्टी होती है, जिसके कारण इंटरनल प्रॉपर्टी होती है। लिखने की आपको दिक्कत नहीं लेनी है, आपको नोट्स दे देंगे, इसके साथ में अटैच आएगा पीडीएफ, उससे आप अच्छे से नोट्स बना लेना। इसमें आप सिर्फ समझे जो इंटरनल प्रॉपर्टी होती है किसी भी बॉडी की, टू रिपेल एंड अट्रैक्ट एनीथिंग। किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट या फिर रिपेल करने की किसी भी बॉडी की प्रॉपर्टी को ही हम चार्ज बोलते हैं। चार्ज की यूनिट पूछ ली जाती है, तो यूनिट्स इसकी कॉलम है। यूनिट इसकी कॉलम्स है। जो चार्ज है उसकी यूनिट्स हम कैसे स्टडी करते हैं? कॉलम्स में हम स्टडी करते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है 1 × 10⁻⁹ कॉलम्स, इतना एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो है चार्ज माना जाता है या फिर चार्ज पाया जाता है। सिमिलरली ऑन द प्रोटॉन भी इतना ही होता है, लेकिन वो जो होता है ये एक्चुअल में नेगेटिव होता है, लेकिन इसे हम शो नहीं करते हैं। मतलब अगर क्वेश्चंस में आपको लिखना पड़े तो आप हमेशा पॉजिटिव ही यूज़ करते हैं, पॉजिटिव वैल्यू ही। एक्चुअल में होता है ये नेगेटिव है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज स्पीसीज है, प्रोटॉन एक पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज है, इस वजह से ऐसा हम करते हैं। अब हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वर्ड आया था चार्ज। चार्ज की हमने थोड़ा बहुत डिटेल विवरण पढ़ा कि हम चार्ज को कैसे स्टडी कर सकते हैं। तो अगर हम बीएससी का सिलेबस देखें तो अगला जो टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। वो स्टार्ट होती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स से। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने से पहले हम आपको समझाते हैं कूलम्ब फोर्स। कूलम्ब फोर्स कूलम्ब फोर्स होता है क्या चीज़ है? कूलम्ब फोर्स कोई भी दो चार्ज लीजिए, इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल होने चाहिए, अपोजिट होने चाहिए। उनको आप किसी एक डिस्टेंस आर पे रख दीजिए। कोई भी दो बॉडी हैं, उनके बीच में चार्ज है। कोई एक चार्ज इधर रखा हुआ है, कोई एक चार्ज इधर रखा हुआ है। इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसी को हम बोलते हैं कूलम्ब फोर्स या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या फिर हम इसी को हम कूलम्ब फोर्स बोलते हैं। जो इक्वल होता है, जो डायरेक्टली जो फोर्स होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों चार्ज की मल्टीप्लिकेशन के, और जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के। अगर हम दोनों तीनों को अगर हम कोलैब करके लिखें तो उसे हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। क्लियर है? अगर हम देखें तो इसको अगर चाहें तो इसके लिए हम कांस्टेंट को हटा के के यूज करते हैं। नाउ सर व्हाट इज के? तो के इज डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। के जो है आपका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। जो ये है ये आपका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। इसी डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 9 × 10⁻⁹ होती है। यूनिट्स भी बताऊंगा, 1 मिनट आप इसे समझे भाई ये क्या होता है। इसकी यूनिट्स भी हम डिस्कस कर लेंगे। हालांकि जो फोर्स है उसकी यूनिट्स जो है आप बनाएंगे, तो यूनिट्स बताऊँ फोर्स की, तो यूनिट्स बनाएंगे आप कूलम्ब स्क्वायर, क्योंकि चार्ज दो बार आया है, एक कूलम्ब की एक कूलम्ब, फिर दोबारा तो कूलम्ब स्क्वायर बाय मीटर स्क्वायर। इसी चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कूलम्ब स्क्वायर मीटर -2। इसे भी ऐसे भी लिख दिया जाता है। अगर हम पढ़ें सर अब इसकी वैल्यू, तो के को ही हम इक्वल लिख सकते हैं इस चीज के। ये होती है आपकी परमेबिलिटी इन वैक्यूम। किसी वैक्यूम के अंदर जो परमेबिलिटी होती है उसी को हम बोलते हैं, उसी को हम डिनोट करते हैं 1/4πε0 से। अगर हम पढ़ें सर ये क्या होती है, अगर आप इसे भी बहुत आगे बहुत बार यूज होगा है आगे। दिस इज नोन एज रिलेटिव परमेबिलिटी।
आपको दिक्कत नहीं लेनी है, आपको एक एक चीज़ लिखी हुई मिलेगी नोट्स में, जैसे बोल रहा हूँ वैसे ही मिलेगी। ये होती है परमेबिलिटी किसी भी मीडियम में। ई नोट जब भी लग गया तो वो मतलब वैक्यूम के अंदर है। अब मेरे को एक बात बताओ कि अगर मैं फोर्स को चाहूँ तो मैं ये लिख सकता हूँ इसके अनुसार, तो कि मैं इसे ये लिख सकता हूँ 4 पाई एप्साइल आर स्क्वायर, ये लिख सकता हूँ इसे। तो यहाँ से अगर देखो, अगर मैं एप्साइलन नोट की वैल्यू बढ़ाता हूँ तो मेरे पास फोर्स क्या आएगा, ऑटोमेटिक सी बात है कम हो जाएगा। अगर मैं एप्साइलन नोट की वैल्यू घटा देता हूँ तो मेरे पास फोर्स जो होगा वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा, फोर्स ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। अगर इसी के अंदर देखें कि F इजक्वल टू में के Q1 Q2 बाई आर स्क्वेयर है, फोर्स इजक्वल टू में K1 Q2 बाई आर स्क्वेयर है, तो इसी की अगर यूनिट और डायमेंशंस की बात की जाए, यूनिट्स की अगर हम बात करें के की, इसी के अंदर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की के की बात करें तो F आर स्क्वेयर Q1 बाई Q2। चार्ज की कूलम होती है, चार्ज की यूनिट्स कूलम होती है, फोर्स की न्यूटन होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय में कूलम स्क्वायर, इस तरीके से इसकी लिखती जाती है। अगर बात की जाए परमेबिलिटी की यूनिट्स की, तो परमेबिलिटी की यूनिट्स अपोजिट होती है किसी भी यूनिट ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के अपोजिट। मींस न्यूटन माइनस न्यूटन इनवर्स मीटर न्यूटन स्क्वायर इंटू जो कूलम स्क्वायर है ये ऊपर आ जाएगा, तो कूलम स्क्वायर को ऐसे लिखा जाता है। तो एग्जैक्टली जो नोटेशन होती है वो इसकी ये मानी जाती है, एम स्क्वायर। दिस इज यूनिट्स ऑफ परमेबिलिटी। This is the Coulomb force of attraction. When the two charges are separated with some distance, the distance between them two charges is are their charges are equal and opposite, but their signs will not be required because this force is a scalar quantity. Force is a scalar quantity in this case. सो चार्ज की जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है वो ये नहीं बताता, वो सिर्फ उसके ऊपर की क्वांटिटी बताता है कि वो चीज़ उसके ऊपर है कितनी। वो ये नहीं बताता कि उसकी डायरेक्शन क्या है। अगर डायरेक्शन बताता तो वो वेक्टर क्वांटिटी होती, लेकिन इस समय ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी ही है। स्केलर क्वांटिटी के रिगार्डिंग इसे स्टडी किया जाता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है कि किसी गिवन एरिया से कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, किसी गिवन एरिया से कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हुई। किसी भी एक एरिया से, गिवन एरिया से आपकी कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी पास हो सकती है, उसी चीज़ को बेसिकली बोला जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मीन्स कोई गिवन एरिया है लाइक दिस, इस एरिया से मैंने इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास की। अब आपको इतना भी पता होगा भाई, जहाँ पर जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है, अगर मैं मान के चलो यहाँ एक बॉडी लेता हूँ, इसमें मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 4 है, और दूसरी बॉडी लेता हूँ, इसी के अंदर मैंने सिमिलर बॉडी है, सेम साइज है, यहाँ पर मेरी 8 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है मान के चलो, यहाँ पर मेरी 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग कहाँ होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग यहाँ पर होगा, यहाँ पर वीक इलेक्ट्रिक फील्ड माना जाएगा। क्लियर। तो इस गिवन एरिया से कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पास हुई उसी को बोलते हैं। नोटेशन कुछ इस तरीके से कर दी जाती है इसकी, ये एक तरीके से डॉट प्रोडक्ट को शो करता है, मींस इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर। अगर ये एक स्केलर क्वांटिटी है तो इसमें जो चेंज आएगा वो थीटा का आएगा, मींस जो फ्लक्स है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, वो जीरो भी हो सकता है। तीनों टाइप की क्वांटिटीज पॉसिबल है, तीनों टाइप का फ्लक्स पॉजिटिव है पॉसिबल है। तो अगर मैं पॉजिटिव देखूँ, नेगेटिव देखूँ और जीरो देखूँ, तो जब मेरे थीटा किसके बीच में आएगा, कभी भी इक्वल टू नहीं लिखना, 90 के जब इक्वल लिखोगे तो थीटा 90 के इक्वल हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो हो जाता है ये। और इसके अंदर अगर कंडीशंस पे बात करोगे तो बिल्कुल थीटा ये आएगा। ये 3 कंडीशंस एज की एज सेटिस्फाई हो रही है तो वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है इस तरीके से। अगर इसका दूसरा भी फिजिकल सिग्निफिकेंस देखें, जो आगे मैं आपको बताऊंगा, डाइवर्जेंस के दौरान बताऊंगा कि डाइवर्जेंस में भी यही चीज़ होती है, लेकिन यहाँ भी उसको हम हल्का एक्सप्लेन करेंगे। अगर आप समझने में एक्सप्लेन ना हो तो आपको मैं डाइवर्जेंस के अंदर भी यही चीज़ बिल्कुल डाइवर्जेंस में भी समझाऊंगा, क्योंकि डाइवर्जेंस भी एक्चुअल में क्या होता है, फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम ही होता है। अगर मैं इधर से वॉल्यूम दे रहा हूँ V1, मान के चलो मैंने यहाँ से E1 E इलेक्ट्रिक फील्ड दिया, यहाँ से मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड मिला E1, मैंने इस साइड से, इस एंड से इलेक्ट्रिक फील्ड E दिया, इस साइड से मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड E1 मिला। अब कंडीशन क्या हुई भाई, E1 मतलब इस क्वांटिटी के बराबर भी हो सकती है। अब कंडीशंस ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा इसके बराबर भी हो सकता है,
इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैंने दिया वो ज़्यादा हो सकता है, E1 कम हो सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये चीज़ भी शो कर सकता है। तो जब ये चीज़ शो हो रही है मतलब जीरो चेंज इन फ्लक्स है, किसी तरीके का कोई फ्लक्स में चेंज नहीं हो रहा। इस तरीके से हो रही है मतलब हमने कम आ रही है, बाहर कम की तरफ कम आई मतलब अंदर यूज होगी मतलब नेगेटिव आई, अगर बाहर ज़्यादा आ रही तो मोर क्या आ गई, वो पॉजिटिव आ गई। तो इस तरीके से हमने सबसे पहले टॉपिक को क्लियर किया कि व्हाट यू मींट बाय इलेक्ट्रिक फ्लक्स, की आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे, हम स्केलर क्वांटिटी पे कैसे एक्सप्लेन करेंगे, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड भी थोड़ा बहुत आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। इस तरीके से इस चीज़ों को मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अब अगर मैं आपको 3 क्वांटिटीज़ की बात करूं, मैं यहीं पर अगर आपसे कुछ साइंस के बारे में डिस्कशन कर लेता हूं, क्योंकि बाद में अगर वो साइंस आपको पता चले तो वो साइंस एक इंटीग्रेशन की भाषा में आपको थोड़े ही दिक्कत देंगे। लेकिन अगर हम शुरू पहली वीडियो में उन चीज़ की चर्चा कर लेते हैं तो हम उन चीज़ों से दूर रहेंगे। ये इसे बोलते हैं लाइन इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल, ओपन लाइन इंटीग्रल भी बोल देते हैं इसे, ओपन लाइन इंटीग्रल, इंटीग्रल बोलते हैं इसे बोलते हैं क्लोज लाइन इंटीग्रल, क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल। क्योंकि इनके जो है यूजेस है आगे मैं आपको अभी स्टोक्स थ्योरम और गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम उनके प्रूफ नहीं है, लेकिन उनको बताऊंगा कि हम यूज़ कैसे करेंगे, क्योंकि हम गॉस थ्योरम की डिफरेंशियल फॉर्म डिस्कशन करने वाले हैं आज। तो ये होता है आपका सरफेस इंटीग्रल, मीन्स ओपन सरफेस इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल। और ये होता है आपका क्लोज सरफेस इंटीग्रल। अब मेरे को एक बात बताओ कि क्या हम किसी भी वॉल्यूम को, मतलब आप देखिए एक बीकर है, एक बीकर में आपने कोई गैस ली, तो आप क्या उस गैस को कम वो कर सकते हो, उस गैस को आप रोक सकते हो, उस गैस के पार्टिकल्स को आप रोक सकते हो? नहीं, आप किसी भी गैस के वॉल्यूम को कभी भी आप क्लोज में नहीं लिख सकते। वॉल्यूम हमेशा किसी भी सब्सटेंस की बाहर हो जाती है। वॉल्यूम को हम कभी भी क्या नहीं लिखते, क्लोज में नहीं लिखते। याद रखना, वॉल्यूम में कभी भी अगर आपने किसी भी चीज़ में वॉल्यूम में ये साइन यूज़ कर दिया, कभी भी आप वॉल्यूम इंटीग्रेशन निकाल रहे तो वो गलत हो जाएगा। हमेशा जो साइन यूज़ होता है वो ये होता है, क्यों? क्योंकि हम किसी भी चीज़ का अगर वॉल्यूम इंटीग्रल लेते हैं तो वो हमेशा ओपन में ही लेना होता है, उसे हम क्लोज में नहीं लेते, क्योंकि वॉल्यूम को ऐसा माना जाता है कि वो एयर की तरीके से ट्रीट होगी। क्लियर है ये चीज़ भाई आपको, कि हमने सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा, चार्ज पढ़ा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा, उससे पहले मैंने कूलम्ब फोर्स भी आपको एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद मैंने आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, किसी गिवन एरिया से जो नंबर ऑफ लाइंस पास होती हैं उसको बोलते हैं नेगेटिव पॉजिटिव। अब मैंने हल्के हल्के आपको इंटीग्रेशंस का भी सम बताना शुरू कर दिया। अगली चीज़ अगर मैं आप लोगों से डिस्कशन करूँ, दैट इज गॉस थ्योरम। अगली चीज़ अगर मैं आप लोगों से डिस्कशन में लाऊं तो वो है आपकी गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या कहती है? गॉस थ्योरम सबसे पहले बात रखनी है, किसी भी क्लोज सरफेस के लिए पॉसिबल है। सबसे पहले अगर आप बात करेंगे गॉस थ्योरम के ऊपर, गॉस थ्योरम से मेरे से बात करेंगे तो गॉस थ्योरम क्या होती है, एक क्लोज्ड सरफेस के लिए पॉसिबल है, क्लोज्ड सरफेस के लिए पॉसिबल है। उस सरफेस को नाम दिया जाता है दैट इज गॉसियन सरफेस। आपको पता भी होगा, आपने सुना भी होगा, गॉसियन सरफेसेस नाम दिया जाता है। हम इसकी एप्लीकेशन भी करेंगे पार्ट 2 के अंदर, उसके अंदर आपको और अच्छे से समझ आएगा। गॉसियन सरफेसेस इसको बोला जाता है। क्लियर, गॉसियन सरफेसेस बोलते हैं। अब जो गॉस थ्योरम थी, हमने गॉस थ्योरम को स्टडी किया, तो गॉस थ्योरम किसी भी क्लोज सरफेस पे, गॉसियन सरफेस को बोलते हैं, क्लोज सरफेस के लिए होती है। तो होती क्या चीज़ है सर? इट स्टेट्स दैट आपको डेफिनेशन मिल जाएगी, लेकिन फिर भी मैं लिख रहा हूँ। इट स्टेट्स दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड द इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द closed surface is directly प्रोपोर्शनल या फिर इक्वल लिख लीजिए, प्रोपोर्शनल लिख लीजिए या फिर इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द चार्ज विच कंटेन इट इन द सरफेस। अगर आपको मैथमेटिकल फॉर्म इसकी क्लियर है तो आप वैसे ही इसको क्लियर कर ले जाएंगे। सरफेस इंटीग्रल होता है, ये किसी भी चीज़ का सरफेस इंटीग्रल ऐसे लिखा जाता है। इसको कई किताबों में क्या कर देते हैं, ऐसे भी लिख देते हैं, उसको भी आप सरफेस इंटीग्रल ही माने। ओवर द क्लोज लाइन इंटीग्रल नहीं होता। ओवर द क्लोज लाइन इंटीग्रल एम्पियर्स लॉ में होता है, तो क्यू बाई एप्साइल होता है। तो क्यू यहाँ क्या है, जो चार्ज किसी बॉडी के अंदर, चार्ज इन बॉडी, किसी बॉडी के अंदर जो चार्ज कंटेन हुआ है। क्लियर है? अब अगर मैं आपको इसका प्रूफ देना चाहूँ, बिल्कुल सिंपल से सिंपल प्रूफ दे दूँ, तो उसके लिए आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि के को अगर मैं लिखूँ तो ये लिखता हूँ। अगर ये चीज़ पता है तो आपको हर चीज़ पता है, वरना नहीं पता है।
ठीक है, वरना इस प्रूफ को भूल जाना। प्रूफ जो मैं तरीका बताऊंगा उसके लिए आपको ये चीज़ तो याद ही रखनी पड़ेगी। याद नहीं, ये बेसिक होता है। तो अगर मैं इसे लिखना चाहूँ, अगर मैं जानता हूँ भाई मेरे को प्रूफ क्या करना है, मेरे को प्रूफ ये करना है, ये मेरे को प्रूफ करना है, तो मैं अगर मैं टेकिंग कर लूँ LHS की, LHS में टेक कर लूँ, और अगर मैं इसके अंदर अब इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब मैं कोई स्पीयर कंटेन कर रहा हूँ। सबसे पहले तो लेट अस कंसीडर अ स्पीयर विच है वॉल्यूम V एंड रेडियस R उसकी रेडियस है, सरफेस एरिया उसका पाई R स्क्वायर है। इस तरीके से आपको उसका सरफेस एरिया कंटेन करना है। तो मैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पर रख दूँ, के क्यू आर, क्यू इस फ्लक्स, क्यू इसके अंदर चार्ज है, आपको नोट्स में लिखा मिलेगा, उसमें अच्छे से समझेगा। के क्यू बाय आर जो बड़ा लेंगे हम, क्योंकि यहाँ पर हमने बड़ा ले लिया, तो DS। अब हम इंटीग्रेशन करते क्यों है, किसी भी छोटी चीज़ को बड़ी चीज़ में बदलने के लिए। लेकिन अगर ये तो मैंने छोटा एरिया लिया, इसी स्पीयर का कोई छोटा हिस्सा लिया, जैसे यहाँ से ले लिया, या कोई भी छोटा हिस्सा ले रखा था। लेकिन अगर मैं इस चीज़ को ही चाहूँ तो मैं इसी चीज़ को तो ये लिख सकता हूँ, इसी चीज़ को मैं के क्यू आर स्क्वायर इंटू 4πr² लिख दूँ, तो इंटीग्रेशन हट जाएगा, क्योंकि हमने तो पूरे सरफेस का ले लिया। अगर इससे मैं काटूँ तो ये कट गया। सर वेरी गुड, ये तो बात आ गई, बन गई बात। तो अब मैं के को क्या लिख सकता हूँ, 1/4 एप्सिलॉन नॉट के इंटू 4π। इसको काट दोगे तो क्या आ जाएगा, क्या हुआ एप्सिलॉन, जो आपका क्या है RHS है। क्लियर है आपको ये प्रूफ, बिल्कुल सिंपलेस्ट सिंपल प्रूफ है। जितना सिंपल से सिंपल हो सकता था उतना सिंपल से सिंपल बनाने की कोशिश की है इस प्रूफ को। अब आपको जो 2-3 चीज़ें और जरूरी हैं वो बता देते हैं। लीनियर चार्ज डेंसिटी दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा, होती क्या है, चार्ज इन अ गिवन लेंथ। लीनियर आ जाए मतलब लेंथ है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, कई जगह आपको लिखा मिल जाएगा सिग्मा, चार्ज पर यूनिट एरिया, किसी भी गिवन एरिया के अंदर जो चार्ज होता है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय रो, किसी भी चार्ज को अगर एक वॉल्यूम के अंदर आप कंटेन कर दें तो उसे बोलते हैं आप वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। कई बार क्या होता है, ये आप लोगों से क्या पूछ लेता है, गोस थ्योरम की डिफरेंशियल फॉर्म पूछ लेता है, डिफरेंशियल फॉर्म पूछ लेता है। तो वो मैं पार्ट 2 में बताऊंगा, क्योंकि उसके लिए आपको 2 थ्योरम्स पता होनी चाहिए, स्टोक्स थ्योरम और डाइवर्जेंस थ्योरम, गोस डाइवर्जेंस थ्योरम। ये 2 थ्योरम अगर आपको पता होगी तो ही आप उस थ्योरम को कर पाएंगे। आज जितना पढ़ाया उसको अच्छे से समझें, अच्छे से करें, आपका 100% कंसेप्ट चांस बनेंगे। ये पार्ट 1 आपका यहीं पे कंप्लीट होता है, पार्ट 2 जल्द ही आपको मिलेगा। तब तक के लिए ओके बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।